रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने डील किया था रेलेवेंसी से। अब हम एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड सेक्शंस जो भी हमारे बीएसए में दिए हुए हैं उसको डील करेंगे। अलॉन्ग विद दैट पार्ट 3 में हम देखेंगे इसके सारे रिलेटेड केस लॉज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले सेक्शन से। सेक्शन 141। सेक्शन 141 बेसिकली हमारा बताता है कि जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस, मतलब कि जो एडमिसिबिलिटी है, किसी भी एविडेंस का एडमिशन है, वो कोर्ट में एडमिट किया जाएगा या नहीं, उसको डिसाइड करेंगे हमारे जजेस, राइट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141। ये पहली चीज की सेक्शन 141 इज रिलेटेड टू व्हाट, या ये लाइन दे दी जाएगी रिलेटेड टू विच सेक्शन, या क्वेश्चन बन सकता है हु डिसाइड्स एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। तो आपको यहाँ पर जज मार्क करना है। ये आपको लाइन दोनों सेक्शन 141 में क्या है और 141 किससे रिलेटेड है ये याद करना पड़ेगा फॉर द प्री एग्जामिनेशन। कोर्ट यहाँ पर बेसिकली दो चीजें करती है। सबसे पहले पूछती है कि जो आप, ये सपोज पार्टी ए है, कोर्ट पूछेगी कि क्या जो आप एविडेंसेस देना चाहते हैं वो प्रूव हो गया। तो जो फैक्ट इन इशू है, राइट, फैक्ट इन इशू से कैसे रिलेटेड होगा, ये फैक्ट इन इशू को कैसे प्रूव करेगा या हेल्प करेगा इन गेटिंग प्रूव्ड। अगर ए ने ये बात साबित कर दी कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है जिससे फैक्ट इन इशू प्रूव हो जाएगा, तब वो एविडेंस दे सकती है, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। जज ने पूछा, उसने प्रूव किया, जज को लगा, जज ने कहा ठीक है दे सकते हो आप एविडेंस। जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव एविडेंस इन व्हाट मैनर द एलिज्ड फैक्ट इफ प्रूफ वुड बी रेलेवेंट। अगर जो आप फैक्ट एलिज कर रहे हैं अगर प्रूव हो जाते हैं तो किस तरीके से वो फैक्ट इन इशू से रेलेवेंट होंगे। सेकंड कहता है कि सपोज करिए कि ये फैक्ट है और ये इसके पीछे एक और फैक्ट है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस जिस फैक्ट को हम प्रूव करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली इस फैक्ट को प्रूव करना चाह रहे हैं। ए यहाँ पर इस फैक्ट को प्रूव करना चाह रहा है, लेकिन इस फैक्ट की एडमिसिबिलिटी डिपेंड करती है इस फैक्ट के प्रूव हो जाने से। इफ द फैक्ट proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon the proof of some other fact, मतलब यहाँ पर ये एविडेंस दे रहे हैं लेकिन इसको प्रूव करने के लिए इसको प्रूव करना जरूरी है। सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर द एविडेंस इज गिवन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन। तो अगर ए ये पर्टिकुलर एक्स एविडेंस इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है तो इसको पहले इस वाई फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा, राइट। अगर पार्टी अंडरटेक करती है, मतलब अगर वो अंडरटेकिंग देती है कि वो फैक्ट को बाद में प्रूव कर देगी, और यहाँ पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है इस अंडरटेकिंग से, तो कोर्ट उस फैक्ट को बाद में, उसके प्रूफ को बाद में रिसीव कर सकती है। तो राइट, समझ आया। यहाँ पर बेसिकली दो बात कही गई। सबसे पहले कि अगर आप कोई फैक्ट प्रूव कर रहे हैं तो कोर्ट पूछेगी कि ये फैक्ट इन इशू अगर ये प्रूव हो गया तो फैक्ट इन इशू से कैसे रिलेवेंट होगा और फैक्ट इन इशू के प्रूव होने में कैसे हेल्प करेगा। अगर सही लगता है तो एडमिसिबल हो जाएगा। देन पूछेगी अगर कोई फैक्ट आप प्रूव करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी किसी एक्स फैक्ट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर एक्स फैक्ट का प्रूव होना पहले जरूरी है, जो फैक्ट है उसकी एडमिसिबिलिटी होने से पहले। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इसमें बात की गई डेड, एलिज टू बी डेड। अगर कोई पर्सन डेड है तो उसका दिया हुआ स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स डेड है, राइट। सपोज ए एंड बी के बीच में केस चल रहा है। ए मिस्टर एक्स का स्टेटमेंट लेके आना चाहते हैं और एक्स इज डेड, राइट। अब एक्स के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले ए को प्रूव करना पड़ेगा दैट एक्स इज डेड। यहाँ से देख सकते हो पर्सन इज डेड मस्ट बी प्रूव बाय द पर्सन प्रपोजिंग टू प्रूव स्टेटमेंट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ दैट स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कह रहा है कि अगर आप सपोज ये आपके पास फोटोकॉपी है, राइट, ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, अब आप ये कोर्ट में प्रूव करना चाह रहे हो, आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये कॉपी आप क्यों लेकर के आए हो जबकि ओरिजिनल आपके पास हो सकती थी। तो अब आपको कॉपी प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि दैट ओरिजिनल हैज बीन लॉस्ट, राइट। यहाँ देखिए, the fact that the original is lost must be proved by person proposing to produce the copy of that evidence, मतलब कि जो कॉपी दे रहा है उससे पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा that it is lost। इलस्ट्रेशन सी बेसिक पहली चीज तो समझना है कि हमारा सबसेक्शन 2 में हमें बोला गया है कि पहले आपको प्रीवियस फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा अनलेस एन अंडरटेकिंग इज गिवन, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी प्रूव करना, यहाँ पर प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी प्रूव करना है, ये प्रूव करना जरूरी हो सकता है, लेकिन कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है ऑर्डर डिसाइड करने का। सी यहाँ पर द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन either require the property to be identified before the denial of the possession or permit the denial of possession to be proved before the property is identified। इसको आप ऐसे समझो
ए के ऊपर चार्ज लगा हुआ है कि उसने एक स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की है। प्रोसिक्यूशन बोलती है कि ए ने उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को डिनाई कर दिया। अब ये ए का जो डिनायल है वो रेलेवेंट तभी होगा जब ये प्रूव हो जाए कि कौन से स्टोलन प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो यहाँ पर कोर्ट के पास दो ऑप्शन है। पहला कि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करवा ले फिर डिनाइल प्रूव करवाए, या पहले डिनाइल प्रूव करा ले उसके बाद आइडेंटिटी प्रूव करवा ले। कोर्ट सिचुएशन के हिसाब से इस सीक्वेंस को डिसाइड करे कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू हैव बीन स्टोलन। को पता है कि वो ऑलरेडी स्टोल्ड प्रॉपर्टी है। इट इज प्रपोज टू प्रूव दैट ही डिनाइड द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। उसने पोजेशन को डिनाई किया तो रिलेवेंसी ऑफ द डिनाइल डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। जो उसकी रिलेवेंसी है डिनाइल की वो आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है कि वो प्रॉपर्टी है कौन सी जिसके बाद में वो डिनाइल कर रहा है, प्रॉपर्टी कौन सी है जिसपे वो स्टोलन प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो कोर्ट यहाँ पर या तो प्रॉपर्टी पहले प्रूव करवा ले या फिर डिनाइल पहले प्रूव करवा ले। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, राइट। इलस्ट्रेशन डी बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। कॉज का मतलब हो गया किसी चीज का कारण, इफेक्ट का मतलब होता है उस कारण का रिजल्ट। जैसे कहते हैं कि धुआं है तो आग होगी, आग है तो धुआं है, राइट। इस चीज को बेसिकली कहा गया है। तो अभी यहाँ पर हम बीएसए में क्या देखेंगे कि अगर किसी फैक्ट को कॉज या इफेक्ट के रूप में प्रूव करना है, जो बीच के फैक्ट्स होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आप कह रहे हो कि जो फैक्ट ए है किसी फैक्ट इन इशू का कॉज एंड इफेक्ट है, राइट। फैक्ट इन इशू का ये कॉज है या इफेक्ट है, लेकिन ए तक पहुंचने के लिए आपको बी सी डी ई इन सब से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब कोर्ट के पास चॉइस हो जाती है कि या तो पहले कोर्ट बी सी डी ई प्रूव करवा ले फिर ए प्रूव कराए, या पहले ए प्रूव करा ले उसके बाद बी सी डी ई प्रूव करा ले। इट इज proposed to prove a fact A which is said to have been the cause or effect of fact in issue, right। ये A जो है fact in issue का cause and effect है। There are several intermediate facts B, C, D shown to exist before the fact A can be regarded as the cause or effect of the fact in issue। मतलब इनको प्रूव करना जरूरी है इससे पहले कि हम A को fact in issue का cause and effect समझें। तो कोर्ट क्या कर सकती है, इधर परमिट ए टू बी प्रूव बिफोर बी सी और मे रिक्वायर प्रूफ ऑफ बी सी डी बिफोर परमिटिंग प्रूफ ऑफ ए, राइट। आई होप समझ आया होगा, इजी पीजी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, सेक्शन 107। सेक्शन 107 आपका बेसिकली है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। अभी तक हमने सेक्शन 141 में देखा कि एडमिसिबिलिटी हमारे जज डिसाइड करते हैं, राइट। और जज अपने हिसाब से डिस्क्रिशन के हिसाब से सीक्वेंस डिसाइड करते हैं, मैनर डिसाइड करते हैं, क्या फैक्ट जो रिलेवेंट है उसी को फिर एडमिट करते हैं, राइट। किस पार्टी के ऊपर बर्डन होगा कि वो उस फैक्ट को रिलेवेंट प्रूव करे जिससे कि वो फैक्ट पर्टिकुलरली कोर्ट एडमिट कर ले। तो ये ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, जिस पार्टी को एविडेंस देना होगा, जो पार्टी अपनी साइड से उस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूव करना चाह रही है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी पर होगा कि वो कोर्ट को रिलेवेंट प्रूव करा दे और उसके बाद वो एडमिसिबल कोर्ट कर ले। यहाँ देखते हैं द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence। तो ऐसे पर्सन पर होता है जो उन एविडेंसेस को देना चाहता है। इलस्ट्रेशन में देखते हैं ए एंड बी के बीच में केस चल रहा है, राइट। सी समझ लो, यहाँ तो बी की डेथ हो गई है, ओके एंड सी आप समझो। तो ए एंड सी के बीच में केस चल रहा है, डीडी प्रूव करना चाह रहा है, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना चाह रहा है मिस्टर बी की। मिस्टर बी जो है वो मर चुके हैं, ही इज डेड, तभी तो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है। अगर डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है तो ए को प्रूव करना पड़ेगा दैट ही इज डेड। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है कि ये फैक्ट्स इन इशू से अगर ये डीडी प्रूव हो गई तो ये फैक्ट इन इशू से रिलेवेंट हो जाएगी, ये प्रूव करेगा मिस्टर ए। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज लाइंग ऑन मिस्टर ए। बी देखते हैं ए विशेस टू प्रूव सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट्स ऑफ द लॉज डॉक्यूमेंट। सेम थिंग प्रीवियसली हमने इलस्ट्रेशंस में देखा, सेकेंडरी एविडेंस या कॉपी दे रहा है, ओरिजिनल नहीं है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा पूरे सच तरीके से कि ओरिजिनल हैज बीन लॉस्ट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, जो कॉपी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम समझते हैं एविडेंसेस होते क्या हैं। ये सेक्शन 2E ऑफ बीएसए है जो डिसाइड करता है आपका एविडेंस क्या होता है। अब सी एविडेंस नॉर्मली हमें पता है दो तरीके के होते हैं, एक ओरल एविडेंस होता है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ओरल वो होता है जो स्टेटमेंट्स के थ्रू होता है वर्बली, डॉक्यूमेंट्री वो होता है जो रिटन होता है। सिंस यहाँ पर बीएसए है तो इलेक्ट्रॉनिक और आपका डिजिटल मीडिया भी इंक्लूडेड हो गया है। डेफिनेशन से देखते हैं कि ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी बात हो रही है,
या वीडियो कॉलिंग की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर दिया गया है, इंक्लूडिंग है, द वर्ड इज इंक्लूडिंग, तो आपका जो वर्बली बोला गया या वीसी के थ्रू दिया जा रहा है, विच द कोड परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट, मतलब कोड जिसको परमिट कर रही है, रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट के मतलब हमारे सामने बोलना ही बाय विटनेसेस। ठीक है, कौन कौन से केसेस में होता है ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन आपका प्रिलिमिनरी का ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है। ओरल में आपके स्टेटमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिकली जो एविडेंसेस दिए गए हैं वो इंक्लूड होंगे, राइट। अब जो ओरल एविडेंस है वो आपका किससे रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। ये आपका भी प्री का क्वेश्चन है कि मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, इससे रिलेटेड होना चाहिए एमएफआई। डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री में भी इन्होंने कहा ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक हम सेपरेट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स दोनों को इंक्लूड करता है, प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। सपोज अब कोई पर्सन मिस्टर ए स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ए तो स्टेटमेंट्स के ए के स्टेटमेंट्स कोर्ट इंस्पेक्शन तो नहीं कर सकती है, इंस्पेक्शन केवल डॉक्यूमेंट्स का हो सकता है। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉनिकली एंड डिजिटली दोनों हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ इंस्पेक्शन हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का और यहाँ पर कोर्ट परमिशन दे रही है या रिक्वायर कर रही है वो स्टेटमेंट्स बनाए इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। तो यहाँ इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट हैं जो कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। आई होप इट इज क्लियर। ये एग्जाम मेंस के शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप भी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि एविडेंस, व्हाट इज एविडेंस, व्हाट आर एविडेंसेस, है ना, या रिलेवेंसी ऑफ अलोंग विद रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस या एडमिसिबिलिटी, व्हेन एविडेंस इज एडमिसिबल। तो आपको एडमिशन का इंट्रोडक्शन देंगे तो इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन। आई होप दिस एडमिसिबिलिटी इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे रिलेटेड केस लॉज देखेंगे। अगर टॉपिक समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।